नाज़रीन आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। आइए पहले देखते हैं सुर्खियां। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करती हैं केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वजीर तालीम के सामने तलबा का हंगामा, स्टूडेंट्स यूनियन इंतखाब कराने का मुतालबा। काशी विद्यापीठ में सेमिनार का इफ्तिताह करने पहुंची थी स्मृति ईरानी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में फूंका इंतखाबी बिगुल, जंतर मंतर पर दिल्ली डायलॉग प्रोग्राम की शुरुआत, आम लोगों से जुड़ने की अपील। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने बिलासपुर में नसबंदी हादसे के मुतासरीन से की मुलाकात और रियासत की बीजेपी हुकूमत को लिया निशाने पर, कहा मामले को दबाने की हो रही है कोशिश। ऑस्ट्रेलिया में ग्रुप 20 का 2 रोजा इजलास शुरू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी की वापसी को बताया अपनी तरजीह, ब्रिक्स ममालिक के लीडरान से मांगा ताउन। और अफगान सदर अशरफ गनी की पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात, दोनों लीडरान ने बाहमी रिश्तों को मजबूत बनाने पर दिया जोर, तिजारत को फरोग देने के लिए भी किया एक बड़ा मुआहदा। तलबा यूनियन के इंतखाबात के मुतालबे को लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात ने मरकजी वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी के सामने ही जमकर हंगामा कर दिया। स्मृति ईरानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मुनक़दा सेमिनार का इफ्तिताह करने पहुंची थी। उन्होंने तकनीकी तालीम में खातून के किरदार पर अपने ख्यालात का भी इजहार किया, लेकिन जैसे ही वो सेमिनार से बाहर आई, तलबा व तालिबात ने उन्हें घेर कर नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। हम लोग का कार्यक्रम था ज्ञापन देने का यहाँ गांधी अध्ययन पीठ में, जहाँ स्मृति ईरानी जी का कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल अंदर जाने से रोक दिया गया। हम लोग बीएचयू के छात्र हैं और हम ये हम ज्ञापन इसलिए देना चाहते थे कि बीएचयू में जो लंबे समय से 18-20 सालों से छात्रों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है कि ताकि वो अपने विचार, अपने दिक्कत, अपने जो भी यूनिवर्सिटी से संबंधित चीजें हैं उसको वो रख सके। तो हम लोग ये मांग कर रहे थे कि बीएचयू में जो है, जो लंबे समय से छात्र संघ बहाल नहीं हुआ है, 18-20 सालों से तत्काल छात्र संघ का चुनाव घोषित किया जाए। उधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तैयारियां बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में आज आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर दिल्ली डायलॉग प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मकसद दिल्ली के लोगों को पार्टी से जोड़ना और दिल्ली के बारे में उनके तासुरात को जानना है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने रैली से खिताब करते हुए दिल्ली के नौजवानों से कई वायदे किए और उनके लिए अपने मनसूबों का ऐलान किया। इनमें तालीम, रोजगार और खेलकूद से जुड़े मनसूबे शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने 49 दिन दिल्ली की सरकार चलाई थी। एक बात तो साफ हो गई, 49 दिन में हमने जो कहा सो किया। आज दिल्ली में किसी से भी बात कर लो, 2-3 बातें लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। एक तो ये कहते हैं कि ये लोग ईमानदार हैं, हमारी ईमानदारी के ऊपर कोई शक नहीं करता आम आदमी पार्टी वालों की ईमानदारी के ऊपर। दूसरा ये कहते हैं ये बहादुर हैं, डरते नहीं है किसी से। और तीसरा कहते हैं जो कहते हैं, जो कहा सो किया। और आम आदमी पार्टी की इस रैली में इस कदर भीड़ जमा हो गई कि वहां धक्का मुक्की की नौबत आ गई। दरअसल ज्यादातर कारकुनान स्टेज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिसके सबब इस तरह के हालात पैदा हुए। एक अंदाजे के मुताबिक यहां दिल्ली के तमाम 70 असेंबली हलकों से पार्टी कारकुनान पहुंचे थे। बिलासपुर नसबंदी मामले पर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की रमन सिंह हुकूमत पर जबरदस्त हमला किया है। राहुल ने कहा है कि नसबंदी कराने वाली खातून की अमवात के लिए लापरवाही को जिम्मेदार है ही, नकली दवाएं भी इसका सबब है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर अपनी जिम्मेदारी लेने से बच रही है और इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सबूत मिटाने के लिए दवाएं चलाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के वजीर साहब खासतौर से राहुल के निशाने पर है। इससे पहले राहुल गांधी नसबंदी मुतासरीन और उनके अहले खाना से मिलने बिलासपुर पहुंचे और उनका हालचाल जाना।
बिलासपुर में नसबंदी कैंप में ऑपरेशन के बाद खातून की मौत के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर आर.के. गुप्ता और डॉक्टर भांगे की बर्खास्तगी के खिलाफ आईएमए के अरकान ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट में मेमोरेंडम सौंपा। डॉक्टरों ने यह भी धमकी दी है कि अगर डॉक्टरों को जबरदस्ती फंसाया गया और असली मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ग्रुप 20 के सरबराह इजलास का आगाज हो चुका है। G20 ममालिक के सरबराहों के इस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल, फ्रांस के सदर फ्रांसवा होलांद, अमेरिकी सदर बराक ओबामा समेत सभी रुकन ममालिक के लीडरान मौजूद हैं। इजलास की सदारत ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम टोनी एबॉट कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने G20 के लीडरों से कहा है कि इस्लाहात के अमल को सियासी दबाव से बचाना होगा। मोदी ने कहा है कि इस्लाहात को आम लोगों के जरिए बरूएकार लाया जाना चाहिए, न कि गुपचुप तरीके से। 2 दिन तक चलने वाली G20 छोटी कॉन्फ्रेंस के मौके को नरेंद्र मोदी रोजगार के बगैर तरक्की के इम्कानात के सिलसिले में हिंदुस्तान की तशवीश जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। उधर ब्लैक मनी के इशू पर कांग्रेस ने कहा है कि इस सिलसिले में अभी तक मोदी हुकूमत का रुख ठीक नहीं नजर आता। पिछले 6 महीनों के अंदर सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे ये पता चलता हो कि सरकार काला धन देश में वापस लाना चाहती है और ये उनकी पहली प्रायोरिटी है। सरकार ने ये भी कोशिश नहीं की कितना धन किन किन बैंकों में है। सरकार ने ये भी कोशिश नहीं की किन किन लोगों का पैसा है, और जिन लोगों का पैसा है उनके नाम भी देश के लोगों को बताने को तैयार नहीं है, जबकि उनका वादा था कि वो काले धन का एक एक पैसा वापस लेकर आएंगे। अभी भी वो ये बताने को तैयार नहीं कि ये काला धन कब तक लेकर आएंगे। तो कैसे माना जाए कि ये उनकी पहली प्रायोरिटी है। G20 के अंदर यूपीए की सरकार ने जितनी ताकत के साथ बातचीत की थी और जितना दबाव बनाया था, उसी का नतीजा है कि हम लोग काले धन के मामले में थोड़े आगे बढ़े हैं और दूसरे मुल्कों के साथ हमारे समझौते हो पाए। लेते हैं ब्रेक, आप देखते रहिए आलमी समय। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर। आपको कैसे पुकारा जाए, एक दबंग के नाते या एक वो सियासतदान जिसे गलत तौर पे 2 लोगों के सामने पेश किया जाए? मेरा जो किरदार है वो मेरी जो सियासी जिंदगी है उसमें कहीं ये गुंजाइश नहीं कि मुझे दबंग कहा जाए। मुस्लिम मसाइल पर साबिक मेंबर पार्लियामेंट अफजाल अंसारी की बेबाक राय। अगर आपको मौका मिला तो आप उत्तर प्रदेश की किस जमात के साथ जाना पसंद करेंगे, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी पे कोई भरोसा करने को तैयार नहीं, और समाजवादी पार्टी की किसी कीमत पर वो फिरका परस्त ताकतों से की जमात में नहीं जाएगी। देखिए तकरार में सैयद फैसल अली के साथ इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय में। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन कौमी मनसूबाबंदी कमीशन के ढांचे में तब्दीली की वकालत कर रहा है और इस सिलसिले में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद कमीशन के ढांचे में मुमकिन रद्दोबदल के लिए मरकज की मोदी हुकूमत को मशवरे फराहम कराना था। इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के डायरेक्टर राकेश सिन्हा का कहना है कि मनसूबाबंदी कमीशन पर अभी तक अंग्रेजी बोलने वालों की जारदारी रही है। जमीन से जुड़े अफराद के इसमें शामिल न होने के सबब ही मुल्क की बेशतर आबादी खतरे अफलास के नीचे जिंदगी बसर कर रही है। उनका कहना था कि फाउंडेशन का काम सिर्फ मशवरे देना है, उस पर अमल करने की जिम्मेदारी सरकार की है। वैसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद इस तब्दीली की जरूरत पर जोर दे चुके हैं। योजना की प्रक्रिया में पहली योजना से लेकर 12वीं योजना तक जो लोग लगे हुए थे, उनका यदि समाज शास्त्रीय अध्ययन हो तो पता चलेगा वे कुलीन थे, अंग्रेजी बोलने वाले थे। जो वर्नाकुलर लोग हैं, जो कि तमिल हैं, मलयाली हैं,
कन्नड़ हैं, हिंदी भाषी हैं, जो गांव में काम करते हैं, जो भारत के यथार्थ को जानते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी और ऐसे समाजसेवी दोनों ही योजना की प्रक्रिया से, संस्था से बाहर रहे हैं। तो पहली सुधार तो यह होनी चाहिए कि योजना की पूरी प्रक्रिया को और नई संस्था को कुलीनों के हाथों का खिलौना ना बनाया जाए। कर्नाटक की रियासती हुकूमत पर शेर मैसूर टीपू सुल्तान को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगता रहा है और इस बार ऑल कर्नाटक जमीयत-उस-सूफिया वल मशाइख की जानिब से यह इल्जाम आयद किया गया है। तंजीम ने टीपू सुल्तान की जाए पैदाइश देवन हवली में मौजूद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को टीपू सुल्तान के नाम से मंसूब किए जाने का मुतालबा किया है। 2 रोज कबल ही मुजाहिद आजादी शहीद टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाया गया है। और हम आपको एक बार फिर बता दें कि कर्नाटक की रियासती हुकूमत पर शेर मैसूर टीपू सुल्तान को नजरअंदाज करने का जो इल्जामात लगाया जाता रहा है वो फिर लगाया गया है और इस मरतबा ये इल्जाम लगाया है ऑल कर्नाटक के जमीयत-उस-सूफिया वल मशाइख की जानिब से। और तंजीम ने टीपू सुल्तान की जाए पैदाइश देवन हल्ली में मौजूद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को टीपू सुल्तान के नाम से मंसूब किए जाने का मुतालबा किया है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से हमेशा बेरुखी का रवैया इख्तियार किया हुआ है। जितनी भी पार्टियां बरसर इख्तदार पर आई और हुकूमत की, लेकिन जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से हमेशा नजरअंदाजियों का ही मुजाहिरा किया है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जाए पैदाइश जो देवनहल्ली है, बेंगलुरु से करीब देवनहल्ली है, जहां वहां पर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट तामीर किया गया, तो वहां की तारीख हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। मगर उसके बावजूद भी जो है इन्होंने केम्पेगौड़ा का नाम जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम रखने के बजाय केम्पेगौड़ा का नाम बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है केम्पेगौड़ा का नाम से मंसूब किया। दहशतगर्दी के नाम पर अक़लियतों को हरासा करने के मामले पर मुल्क में वक्त वक्त पर बहस होती रही है। अब इस पर भी एक किताब की भी तसनीफ की गई है जिसकी रस्मी इजरा दिल्ली के प्रेस क्लब में हुई। कलाम नामी इस किताब में अक़लियतों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर सरकारी एजेंसियों की जानिब से की गई कार्रवाइयों का तस्करा है। खासकर 26 से 11 के बाद एक खास तबके को निशाना बनाने की बात इसमें कही गई है। किताब में मीडिया के रोल पर भी उंगली उठाई गई है और कहा गया है कि आलमी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी मीडिया भी दहशतगर्दी को एक खास तबके से जोड़कर देख रहा है। किताब की मुसन्निफा जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर मनीषा सेठी हैं। रस्मी इजरा के मौके पर एडवोकेट युग मोहित चौधरी और मौर्रख मुकुल केसवान समेत कई सरकर्दा शख्सियात मौजूद थी। जो पूरा काउंटर टेररिज्म के नाम पे जो कई सालों से चल रहा है, खास करके 2001 के बाद से, उसके एक दूसरी पिक्चर है। क्योंकि अब तक हम अखबारों में, थिंक टैंक्स के जरिए, पेपर्स में, ये जो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स है वो जिस तरह से टेररिज्म को एक हवा बना करके पेश करता है और उसके नाम पर जो नए नए तरह के लॉज होते हैं उनको लाया जा रहा है, या जो बाकी चीजें सब चल रही हैं, उसका एक दूसरी तरफ का जो पिक्चर है वो प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। में क्या प्रेजेंट? उस पिक्चर में हमने देखा है कि जो नए कानून बन रहे हैं उनका किस तरह से इस्तेमाल होता है एक खास कम्युनिटीज को टारगेट करने के लिए। ये एक पूरा एक सस्पिशन का माहौल किस तरह से बनाए रखते हैं, उनका किस तरह से इस्तेमाल होता है। और ये कहना कि इन कानूनों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, ये गलत है, क्योंकि उनका इस्तेमाल यही हो सकता है एक समुदाय को या एक खास तबके को या फिर ऐसे लोगों को जो सरकार या स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं उनके खिलाफ ही इस्तेमाल होना है। मदरसों से मुतालिक वज़ारत दाखिला की हालिया रिपोर्ट पर जमीयत उलमाए हिंद का बयान सामने आया है। जमीयत के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सवाल किया है कि जब मुसलमान पाक साफ हैं तो फिर दहशतगर्दी के नाम पर बरसों से जेल में बंद नौजवानों को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो मजहबी बुनियादों से बालतर होकर आपसी भाईचारे को फरोग दें। उन्होंने ये बात जमीयत उलमाए हिंद की जनरल बॉडी की मीटिंग के दौरान कही है। ये नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। जो लोग समझ रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात कह दी और हम कहते थे कि मदरसों के अंदर कुछ नहीं है, गलत समझ रहे हैं। जो कुछ कहा जा रहा है, सोने वाले को लोरियां दी जा रही हैं। आप इसका मफहूम कुछ भी ले लें। मेरे भाई ये बताइए कि जो उन मदरसों में पढ़ रहे हैं, जो उन मदरसों के अंदर पढ़ा रहे हैं, अरे बाबा उन्हीं को तो दहशतगर्द कह रही है बीजेपी। उन्हीं
इनके लिए तो रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ये अगर आप मुसलमान को समझते हैं कि वो पाक व साफ है, दहशतगर्द नहीं है, ये जो सैकड़ों बच्चे 20-20 साल से जेलों के अंदर बंद है, क्या किया आपने उनके लिए? राजस्थान और हरियाणा में मेवाती मुसलमानों के खिलाफ हो रहे जुल्म पर दिल्ली में एक इजलास का एहतमाम किया गया, जिसमें दोनों रियासतों के लोगों ने जेडीयू लीडर अली अनवर से मुलाकात की और उनके सामने अपने मसाइल रखे। सिलसिले में उनसे हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की। 1936 में कहा था कि अगर मेवातियों जैसी हिम्मत दूसरी कौमों में आ जाए तो हम हिंदुस्तान को 24 घंटों में आजाद करा लेंगे। आज उन्हीं मेवातियों को उनके घरों को जलाया जा रहा है, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है। मेरे साथ ये वो डेलीगेशन है जो राजस्थान और हरियाणा से यहाँ पर अली अनवर साहब के यहाँ आया हुआ है, इस उम्मीद में कि हुकूमत से फरियाद करके उनको इंसाफ मिल सकेगा। मैं सीधे तौर पर जानने की कोशिश करता हूँ अली अनवर साहब से, जो ये मुश्किलें हैं राजस्थान और हरियाणा में मेवातियों के साथ जो मुश्किलें आ रही हैं, क्या हल है उसका आपके पास? मरकजी हुकूमत से आप बातचीत करने जा रहे हैं? देखिए, हमने पिछले सेशन में पार्लियामेंट में सवाल को उठाया था। राजस्थान के अलवर जिला के पास सिरमौली गांव में रमजान महीने में कोबरा पुलिस गई। अब कोबरा पुलिस कैसे बनी, क्या बनी, वो अलग बात है, लेकिन वो गई, हमला किया एक गांव पर। डेलीगेशन आपके पास आया है बहुत उम्मीदों के साथ में, किस तरीके से इस मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे? नहीं, हम लोगों ने यहाँ विचार, तीनों राज्य के जो दानिश्वर तबके के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने बैठ करके इस मसले पर बहुत गंभीरता से बात किया है और कहा कि सिर्फ सरकार के भरोसे रहना काफी नहीं है, सरकार को जो करना है करे, पार्टियों को जो करना है करे। हम लोग सामाजिक स्तर पर भी हिंदू मुसलमान सब मिल करके हम लोग रहे हैं हजारों साल से और रहेंगे। दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट में दबिस्तान अदब की तरफ से एक मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शोरा कराम ने शिरकत की और अपने अपने कलाम पेश किए। इस मौके पर शोरा व रोदबा को एजाज से भी नवाजा गया। महफिल मुशायरा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और अपने कलाम से लोगों को महसूस किया। नाम खुदा और जिक्र रसूल के साथ किया करते हैं कि हमारे बीच और आज की इस महफिल में कब बाबरकत मांगे थे मैंने आपसे रहमत के चंद फूल, सारा चमन कुछ या में उक़बा बने, जीने मरने की हसरत मदीने है। आफियत अपने होठों को सीने में है। सुभान अल्लाह। मैं चाहता ये हूँ कि खबरनामे में आगे आलमी खबरें, लेकिन पहले एक वक्फा। अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-4, 5-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों को पता चला है कि चीनी फौजी जम्मू कश्मीर से मुतसिल एलओसी के पार पाकिस्तानी फौजियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग पाकिस्तानी दिफाई ठिकानों पर दी जा रही है। यह भी पता चला है कि श्रीगंगानगर सेक्टर के उस पार पाकिस्तान की कुछ फौजी इकाइयों ने चौकियों पर रेंजर्स की जगह ले ली है। इतना ही नहीं, पंजाब के अबोहर और गुरदासपुर सेक्टरों के नजदीक पाकिस्तान ने नए वॉच टावर भी लगाए हैं। सरहद पर बातचीत के रिकॉर्ड के इशारे मिले हैं कि पाकिस्तानी फौज और रेंजर्स हिंदुस्तानी फौजियों और इमला को निशाना बनाने के लिए फौजी ठिकानों और चौकियों पर अचूक निशानेबाज तैनात करने का मंसूबा बना रहे हैं। वही मरकजी वजीर ममलकत बराए दाखिली उमूर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत हिंद सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। गतिविधि जो पहले कुछ रिपोर्ट आया था ना, उसको लेकर के भारत सरकार ने प्रोटेस्ट किया है और चीन को बताया भी है कि जो हमारा जो इलाका है जम्मू कश्मीर में, जो पाकिस्तान ने
ऑक्युपाई करके रखा है, वहां पर आपका कोई गतिविधि या पाकिस्तानी फौजी या पाकिस्तानी के कोई भी एजेंसी हो उनको सपोर्ट करना ये ठीक नहीं है। वो तो हमारा जो विदेश मंत्रालय की ओर से उसका प्रोटेस्ट जा चुका है और ऐसे बातें हैं तो विदेश मंत्रालय फिर उसको देखेंगे। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने एशिया के बड़े ममालिक को बैनुल अक़वामी क़वानीन मानने की नसीहत दी है। We believe that nations and peoples have the right to live in security and peace. That an effective security order for Asia must be based not on spheres of influence or coercion or intimidation where big nations bully the small, but on alliances of mutual security, international law, international norms that are upheld, and the peaceful resolution of disputes. पाकिस्तान के दौरे पर गए अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है। दोनों लीडरान ने इस मुलाकात के दौरान कई अहम इशूज पर तबादला ख्याल किया है और दोनों मुल्कों के बीच बेहतर ताल्लुकात कायम करने पर जोर दिया है। इस मुलाकात से कबल नवाज शरीफ की रिहाइश पर अशरफ गनी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जुमे के रोज अशरफ गनी ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब ममनून हुसैन से मुलाकात की थी। पाकिस्तान के दौरे पर आए अशरफ गनी के साथ उनके कई वज़रा, सरकारी अफसरान और सनतकार भी शामिल हुए हैं। और यमन के जनूबी मशरक़ी शहर रिदा के नजदीक मुसल्लह कबायलियों के हमले में 86 हौसी हलाक हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्लह कबायलियों ने खुदकार हथियारों से हौसी बागियों पर हमला किया और उनके जेर इस्तेमाल 2 टैंक और 3 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी। मकामी लोगों ने बताया है कि हौसी बागियों ने जुमेरात को कबायलियों पर हमला किया था और उनकी 5 खातीन समेत 15 अफराद को हलाक कर दिया था। उन्होंने कबायलियों के साथ लड़ाई के दौरान तोपखाने से शदीद गोलीबारी की थी। इन झड़पों में 25 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। मैं आपको बता दें कि हौसी बागी कई हफ्ते से इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश में हैं। उन्होंने दारुल हुकूमत सना समेत मुल्क के बेशतर शहरों पर कब्जा करके अपनी अमलदारी कबूल कर रखी है और अब वो अपने जेर नगीन इलाकों को बढ़ाने की कोशिश में है। और इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दाइश के साथ 2 हफ्ते की शदीद लड़ाई के बाद शुमाली कस्बे बीजी पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया है। दाइश के जंगजू वहां पसपा हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन के हवाले से बीजी की आजादी की खबर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने रिफाइनरी के नजदीक वाक़ पुल को अबूर कर लिया है। बीजी मौसूल और तिकरीत के दरमियान मरकजी शाहराह पर वाक़ है। इस कस्बे पर इराकी फोर्सेज के दोबारा कंट्रोल के बाद तिकरीत पर काबिज दाइश के जंगजू कट कर रह गए हैं और उन्हें अपने दारुल हुकूमत मौसूल से अब मदद नहीं मिल सकेगी। दाइश के ने बीजी और उसके नवाह में तेल साफ करने वाले कई बड़े इराकी कारखाने पर जून में कब्जा कर लिया था। दाइश ने शुमाली शहर मौसूल से यलगार का आगाज किया था और फिर वहां से वो जुनूब मगरिब बढ़ते चले गए। दाइश के शुमाली शहरों पर कब्जे के बाद वहां से हजारों इराकी फौजी अपना असलहा, फौजी साजो सामान और वर्दियां तक छोड़कर भाग गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन का कहना है कि दाइश ने अपने कंट्रोल वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर जंगी और इंसानी सोज जराइम का इर्तिकाब किया है। मुल्क शाम में जंगी जराइम की तहकीकात करने वाले कमीशन ने दाइश की कार्रवाइयों पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसमें दाइश के जेर कंट्रोल इलाकों में जिंदगी की बड़ी हौलनाक तस्वीर पेश की गई है। ये रिपोर्ट उन इलाकों से जिंदगियां बचाकर भागने वाले 300 अफराद के इंटरव्यूज पर मबनी है। अक़वाम मुत्तहिदा के पैनल ने कहा है कि दाइश लोगों पर दहशत के जरिए हुक्मरानी कर रही है। उनका कत्ल आम किया जा रहा है, औरतों को बांदियां बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश के कमांडर इन जंगी और इंसानियत सोज जराइम के इर्तिकाब के लिए जाती तौर पर जिम्मेदार हैं। The commanders of ISIS have acted willfully, perpetrating these war crimes and crimes against humanity. They are individually, criminally responsible for these crimes. Executions, amputations, and lashings in public spaces have become a regular occurrence. The display of mutilated bodies has only further terrorized and traumatized Syrians, in particular children. All these things really invite very strong action from the international community to, number one, stop any funding that might be going there. Number two, stop any arms transfer that might be going there. Number three, stop clandestine dealings in terms of the oil trade, as well as, of course, to stop the tardiness of the process in terms of the need for a more effective political track.
नाइजीरिया में दहशतगर्द ग्रुप बोको हराम ने शुमाल मशरकी रियासत के सरहदी कस्बे शिबोक पर कब्जा कर लिया है। बेरनो के एक मकामी पादरी एनोच मार्क ने बताया है कि बोको हराम का बोर्नो पर मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है। बोको हराम के दहशतगर्दों ने देर रात कस्बे पर हमला किया और कम्युनिकेशन के आलात तबाह कर दिए और लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। मकामी लोगों ने फोन पर इसकी तस्दीक की है कि बोको हराम का कस्बे पर मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है। सेनेटर अली नदोल के मुताबिक शबोक में इस वक्त कोई टेलीफोन सर्विस नहीं है और इसी वजह से कस्बे की सूरत हाल मालूम होने में ताखीर हो रही है। जबकि पादरी मार्क ने बताया है कि बोको हराम ने इससे पहले पड़ोसी रियासत आदम आबा के 2 कस्बों हांग और गोम्बी पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद उन्होंने शिबोक पर हमला किया। उनके सरकारी फौजियों और रजाकारों के साथ शदीद लड़ाई हुई है। अमेरिका ने बोको हराम के इस हमले की सख्त मज़म्मत की है। उधर बीसीसीआई ने वर्किंग कमेटी की हंगामी मीटिंग तलब की है और यह मीटिंग 18 नवंबर को चेन्नई में होगी, जिसमें मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट को होस्ट किया जाएगा। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर समाअत चल रही है और जुमे के रोज अदालत ने समाअत करते हुए बीसीसीआई के सदर श्रीनिवासन, उनके दामाद मयप्पन, राजस्थान रॉयल्स के शरीक मालिक राजकुंद्रा और आईपीएल के सीईओ सुंदरामन के नाम का इंकशाफ किया था। और खबरनामा के आखिर में सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वजीर तालीम के सामने तुलबा का हंगामा, स्टूडेंट्स यूनियन का इंतखाब कराने का मुतालबा। काशी विद्यापीठ में सेमिनार का इफ्तिताह करने पहुंची थी स्मृति ईरानी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में फूंका इंतखाबी बिगुल, जंतर मंतर पर दिल्ली डायलॉग प्रोग्राम की शुरुआत, आम लोगों से जुड़ने की अपील। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने बिलासपुर में नसबंदी हादसे के मुतासरीन से की मुलाकात, रियासत की बीजेपी हुकूमत को लिया निशाने पर, कहा मामले को दबाने की हो रही है कोशिश। ऑस्ट्रेलिया में ग्रुप 20 का 2 रोजा इजलास शुरू, वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी की वापसी को बताया अपनी तरजीह, ब्रिक्स ममालिक के लीडरान से मांगा ताउन। और अफगान सदर अशरफ गनी की पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात, दोनों लीडरान ने बाहमी रिश्तों को मजबूत बनाने पर दिया जोर, तिजारत को फरोग देने के लिए भी किया बड़ा मुआहदा। तो इस बुलेटिन वहीं पर खत्म करते हैं। आपको याद दिला दें कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, इसके लिए आप लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।